1968 मुंबई का एक इंटरोगेशन रूम। सामने बैठा था एक ऐसा शख्स जिसने फुटपाथ पर सोते हुए दर्जनों इनोसेंट लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस को लगा था कि पकड़े जाने पर वो डरेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रखी जिससे पूरे सिस्टम के होश उड़ गए। उसने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सब बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे गर्मा गर्म चिकन करी और एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। एक सीरियल किलर जो अपनी गिरफ्तारी के बाद पश्चाताप करने की जगह पुलिस की कस्टडी में अपनी हवस और भूख का सौदा कर रहा था। पुलिस हैरान थी, क्या ये किसी पागल का बचपना था या एक शातिर दिमाग का कोई बहुत बड़ा खेल। आखिर कौन था ये किलर जिसका मकसद न पैसा था और न दुश्मनी, और क्यों ये खुद को खुदा का बंदा कहकर कत्ल करता था। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के उस सबसे खौफनाक सीरियल किलर की स्टोरी सुनेंगे जिसके दिमाग के अंधेरे दरवाजे जब खुले तो कानून भी कांप उठा। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं था। 1960s का बॉम्बे, जहाँ मिल्स चलती थी, सपने बनते थे और भीड़ कभी कम नहीं होती थी। पर इसी भीड़ के बीच, इसी रोशनी के नीचे, अंधेरी गली और फुटपाथ पर एक अनजानी दहशत सांस ले रही थी। ऐसी दहशत जो सिर्फ लाशें नहीं छोड़ रही थी बल्कि पूरे सिस्टम की बुनियाद हिला रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी लालच के, सिर्फ इसलिए कत्ल कर सकता है क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है। 1965 से 1968 के बीच मुंबई एक अजीब दौर से गुजर रहा था। एक तरफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था और दूसरी तरफ एक सीरियल किलर शहर की रगों में डर भर रहा था। ये डर किसी चोर या डाकू का नहीं था। ये डर था एक ऐसे साय का जो रात के अंधेरे में निकलता था और फुटपाथ पर सोए हुए मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता था। लोग इसे सिंधी दलवाई कहते थे, कोई अन्ना पुकारता था, लेकिन जल्द ही दुनिया उसे एक खौफनाक नाम से जानने वाली थी, साइको रमन राघव। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, रमन ने ये सब किया क्यों? क्योंकि जब उसे पकड़ा गया तो मोटिव गायब था, ना पैसे की भूख और ना ही कोई पुरानी दुश्मनी। रमन राघव कोई आम क्रिमिनल नहीं था, वो एक विजनरी सीरियल किलर था। उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसी थी, एक सिस्टमाइज्ड नेटवर्क ऑफ डिल्यूजन्स, जहाँ उसे लगता था कि वो खुदा का बंदा है और ये कत्ल उसकी ड्यूटी है। पर क्या कोई इतना बड़ा क्राइम करके सिर्फ पागलपन का बहाना बनाकर बच सकता है? यहीं से शुरू होती है कानून और दिमाग की एक ऐसी जंग जिसने इंडियन लीगल सिस्टम को हिला कर रख दिया। ये केस सिर्फ मौत का हिसाब नहीं था, ये केस एक टेस्ट था मुंबई पुलिस के लिए। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का बाप माना जाने वाला नाम, उन्होंने इस केस को सुलझाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ये वही वक्त था जब मुंबई पुलिस ने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल्स को अपनाया था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो तब आया जब बात पहुंची सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी पर। पुलिस के पास कातिल था, कन्फेशन था और गवाह भी, पर कानून के आगे एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे गिराना नामुमकिन लग रहा था। सेक्शन 84 कहता है कि अगर कोई इंसान दिमागी तौर पर बीमार है तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। रमन राघव क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का शिकार था, तो क्या एक ऐसा सीरियल किलर जिसने दर्जनों लोगों की जान ली सिर्फ इसलिए बच जाएगा क्योंकि उसे दिमाग में आवाज़ आती थी? फुटपाथ पर सोने वाला हर शख्स उस वक्त एक चलता फिरता निशाना था। इन गुमनाम मौतों ने कानून की किताब को हिला कर रख दिया। अगर एक दिमाग बीमार है तो क्या उसका हाथ खून से साफ हो जाता है? क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि इंसानिटी के नाम पर मौत का नंगा नाच माफ़ कर दिया जाए? आज की इस केस में
हम सिर्फ रमन राघव की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस अंधेरे दिमाग के अंदर उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल कोलैप्स शहर के लिए एक नेशनल क्राइसिस बन गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, रमन राघव एक बीमार इंसान था या एक शातिर सीरियल किलर। मुंबई बदल रहा था। जीआईपी रेलवे ट्रैक के साथ साथ शहर की बाउंड्रीज दूर तक फैल रही थी। लेकिन इस प्रोग्रेस की एक भयानक कीमत थी। हजारों मजदूर और गरीब तबके के लोग इस भीड़ का हिस्सा तो बने, पर शहर की नज़र में वो सिर्फ नंबर्स बनकर रहेगा। इन इनविजिबल लोगों की प्रेजेंस का एहसास शहर को तब हुआ जब उनकी लाशें सड़कों पर मिलना शुरू हुआ। रमन राघव ने शहर की संदेरी खामोशी का फायदा उठाया। यहीं से शुरू होती है रमन राघव की ब्रूटलिटी की ज्योग्राफी। उसने बड़े बड़े बंगलोज या अमीर बस्तियों को नहीं चुना, उसने चुना उन लोगों को जो फुटपाथ पर सोते थे। वो माइग्रेंट मजदूर जिनका ना कोई घर था, ना कोई पहचान और ना ही कोई पीछे रोने वाला। सोचिए, एक सीरियल किलर ऐसे लोगों को निशाना बना रहा था जिनके गायब होने पर कोई एफआईआर तक दर्ज करने वाला नहीं था। रमन के लिए शोषण नेग्लेक्ट एक ढाल बन गया था। इन मासूमों की मौत को अक्सर एक्सीडेंट समझकर फाइल बंद कर दी जाती थी। वो अंधेरे में आता, अपना काम करता और फिर उन्हीं अंधेरी गलियों में खो जाता। रमन का टेरर 2 फेजेज में बटा हुआ था। फेज 1 1965 से 1966। इस दौरान रमन ने मुंबई के ईस्टर्न एरियाज को अपना निशाना बनाना शुरू किया। बाद में रमन ने कन्फेस किया कि उसने इस फेज में 41 मर्डर्स किए थे। इमेजिन कीजिए, 1-2 नहीं, पूरे 41। लेकिन पुलिस सिर्फ 9 ही कंफर्म कर पाई। और यहीं पर आता है हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर। 1966 में रमन को पकड़ा गया था, लेकिन फिजिकल एविडेंस की कमी की वजह से उसे छोड़ दिया गया। ये शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जस्टिस सिस्टम फेलियर था। अगर वो तब न छूटता तो आगे होने वाली मौतों को रोका जा सकता था। वो एक फ्री मैन बनकर बाहर निकला और भी ज़्यादा खतरनाक बन गया। फिर आया 1967 का साल। बिल्कुल खामोशी। रमन जैसे कहीं गायब हो गया था। क्या उसके दिमाग की आवाज़ें शांत हो गई थी, या शायद वो किसी और नाम से जेल में बंद था। ये कूलिंग ऑफ पीरियड आज भी एक अनसॉल्व्ड राज है, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान के आने का इशारा था। फेज 2 अगस्त 1968। मलाड और बोरीवलीज के एरियाज में मौत का नंगा नाच शुरू हुआ। इस बार रमन पहले से ज़्यादा वायलेंट और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। वो लगातार कत्ल कर रहा था। मुंबई की तेज बारिश में लोगों की चीखें दब जाती थी। बारिश मिट्टी से खून साफ कर रही थी, लेकिन शहर के दिमाग से डर मिटाना नामुमकिन था। अब बात करते हैं रमन के मोडस ऑपरेंडी की। वेपन, एक भारी लोहे की रॉड। टारगेट, रात का अंधेरा जब शिकार गहरी नींद में बिल्कुल डिफेंसलेस होता। प्रिसीजन, उसका वार हमेशा गर्दन के ऊपर सीधा सर पर होता, इतनी ब्रूटल फोर्स के साथ कि स्कंक के चीथड़े उड़ जाते और मौत तुरंत हो जाती। उसे तड़पाना पसंद नहीं था, उसे बस मिटा देना पसंद था। लेकिन सबसे ज़्यादा डर पैदा करती है उसकी पोस्टमार्टम इंडिफरेंस। आम कातिल भागते हैं, लेकिन रमन वहीं बैठ जाता था। सोचिए, बगल में एक लाश पड़ी है और रमन शांति से बैठकर अपने शिकार का खाना खा रहा है। ना रिग्रेट और ना ही कोई डर। ये किसी आम क्रिमिनल का दिमाग नहीं था, ये एक डार्क रिचुअल था, एक सिनिस्टर रूटीन। क्या रमन राघव को सच में लगता था कि ये कत्ल उसका डिवाइन मिशन है? उसका मानना था ये गुनाह नहीं, ऊपर वाले का ऑर्डर है। पूरा शहर डर के मारे सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन में चला गया था। मुंबई एक घोस्ट टाउन बन चुका था और पुलिस के सामने सिर्फ एक चैलेंज था, एक ऐसे फैंटम को पकड़ना जिसका कोई मोटिव ही नहीं था। यही से शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा मैन हंट। अगस्त 1968। मुंबई एक मिलिट्री कैंप में बदल चुका था।
डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी ने एक ऐसी कंबाइनिंग ऑपरेशन शुरू की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये पुराने ज़माने की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, ये फोरेंसिक प्रोफाइलिंग का नया दौर था। हजारों सिपाही सड़कों पर थे, हर कोने की तलाशी ली जा रही थी, लेकिन सवाल वही था, उस परछाई को कैसे पकड़े जिसे किसी ने ठीक से देखा नहीं था। 27 अगस्त 1968 का दिन, साउथ मुंबई की धूप खिली हुई थी, मौसम बिल्कुल साफ था। तभी सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियाल्हो की नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो शख्स था रमन राघव। लेकिन फियाल्हो ने रमन को पहचाना कैसे? एक बहुत ही अजीब और छोटी सी डिटेल से। रमन के हाथ में एक भीगा हुआ छाता था। आप सोचेंगे, छाते में क्या खास बात है? साउथ मुंबई में धूप थी, लेकिन फियाल्हो को पता था कि मलाड बोरीवली में भारी बारिश हुई थी, वही इलाका जहाँ पिछली रात कत्ल हुआ था। एक सूखे शहर में भीगा छाता, फियाल्हो का माथा ठनका। उन्होंने रमन को रोका और जब उसके खाकी शॉर्ट्स और जूते देखे तो उन पर खून और वही मलाड की मिट्टी लगी हुई थी। अब शुरू हुआ असली डर। इंटरोगेशन रूम में रमन बैठा था। पुलिस को लगा था कि वो किसी क्रिमिनल से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसा दिमाग था जो क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की वजह से हजारों टुकड़ों में टूटा हुआ था। लेकिन रमन इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। कई घंटों की खामोशी के बाद उसने डीसीपी कुलकर्णी की आंखों में आंखें डालकर एक अजीब सा सौदा किया। उसने कहा वो सब सच बता देगा, लेकिन पहले उसकी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। उसने मांग की गर्मा गर्म चिकन करी, पीने के लिए बीड़ी और सर पर लगाने के लिए तेल। हद तो तब हो गई जब उसने एक प्रोस्टिट्यूट की भी मांग कर डाली। पुलिस ने उसकी घिनौनी मांग ठुकरा दी, लेकिन सच उगलवाने के लिए चिकन करी और बीड़ी दे दी गई। सोचिए, एक तरफ दर्जनों मौतों का हिसाब बाकी था और दूसरी तरफ रमन सुकून से बैठकर चिकन खा रहा था, बीड़ी के धुएं में अपने क्राइम्स की कहानी सुना रहा था। रमन का मानना था दो दुनियाएं हैं, एक ये विक्ड वर्ल्ड जहां हम रहते हैं और दूसरी कानून की दुनिया। उसके लिए कानून कोई किताब नहीं थी, बल्कि एक डिवाइन फोर्स थी। वो खुद को एक स्पेशल पावर मानता था जिसे बलिदान देने का ऑर्डर मिला है। उसके लिए कत्ल गुनाह नहीं, बल्कि एक सैक्रेड ड्यूटी था। उसके दिमाग में एक अजीब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। 3 गवर्नमेंट्स, अकबर, ब्रिटिश और कांग्रेस। उसके लिए ये हिस्ट्री नहीं थी, ये तीनों पावर्स उसके दिमाग में एक साथ जिंदा थी। उसे लगता था ये सब उसे ख़त्म करना चाहती हैं और उनसे लड़ने का सिर्फ एक रास्ता था, वायलेंस। सबसे अजीब और सबसे टेरिफाइंग ख्याल, उसे लगता था कि ये सारी पावर्स उसे फीमेल बनाने की कोशिश कर रही हैं। उसे महसूस होता था कि वो अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, इसलिए हर मर्डर उसकी मैस्कुलिनिटी बचाने का एक वायलेंट तरीका था। वो कत्ल मज़े के लिए नहीं करता था, बल्कि सर्वाइवल के लिए करता था। रमन को वॉइसेस सुनाई देती थी, डायरेक्ट कमांड्स, मेडिकल टर्म्स में हेलुसिनेशंस। जब वो लोहे की रॉड उठाता था तो उसे लगता था कि वो क्राइम नहीं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। उसके लिए ये वॉइसेस वहम नहीं, एब्सोल्यूट रियलिटी थी। जब तक ऑर्डर्स पूरा नहीं होता उसे सुकून नहीं मिलता था। अब सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान को मर्डरर कहेंगे या एक पेशेंट? क्या उसे फांसी होनी चाहिए थी या असाइलम भेजना चाहिए था? रमन राघव ने कानून के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज भी मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब शुरू होने वाला था इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल कोर्ट केस,
क्या रमन राघव सेक्शन 84 का फायदा उठाकर बच जाएगा? क्या एक सिजोफ्रेनिक कातिल को सजा दी जा सकती है? पूरे देश की नज़र इस ट्रायल पर थी, क्योंकि ये सिर्फ कातिल का फैसला नहीं था, ये हमारे जस्टिस सिस्टम का टेस्ट था। रमन राघव पकड़ा तो गया, लेकिन अब शुरू हुई कानून की सबसे बड़ी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। ये इंडिया की लीगल हिस्ट्री का एक ऐसा आइकॉनिक केस है जो आज भी हर लॉ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। क्या एक सीरियल किलर सिर्फ इसलिए बच सकता है क्योंकि उसका दिमाग बीमार है? क्या कानून उसे इंसान मानकर छोड़ देगा? ये ट्रायल सिर्फ रमन राघव के बारे में नहीं था, ये हमारी जस्टिस सिस्टम का टेस्ट था। डिफेंस ने सिर्फ एक बात कही, रमन पागल है, उसे सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने सेक्शन 84 आईपीसी का सहारा लिया। सेक्शन 84 कहता है, अगर कोई इंसान दिमागी तौर पर बीमार है तो वो क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। लेकिन यही कोर्ट ने एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ज़रूरी लकीर खींच दी, मेडिकल इंसैनिटी वर्सेस लीगल इंसैनिटी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रमन राघव बीमार था, लेकिन कानून का सवाल ये था, क्या उसे पता था कि वो जो कर रहा है गलत है? क्या वो इतना इंसेन था कि उसे अपने एक्शन का रिजल्ट ही समझ नहीं आता था? ये वही सवाल था जिसने पूरे केस का डायरेक्शन बदल दिया। डॉक्टर ने कहा रमन सिजोफ्रेनिक है, यानी मेडिकल इंसैनिटी कंफर्म थी। लेकिन कोर्ट ने कुछ और भी नोटिस किया। रमन कत्ल के बाद अपना वेपन छुपाता था, पुलिस को देखकर भागता था और इंटरोगेशन में अपने क्राइम्स को लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता था। इसका मतलब ये था, उसे पता था कि वो जो कर रहा है इलीगल है। मोटिव पागलपन भरा था, लेकिन एक्शन बिल्कुल इंटेंशनल। कोर्ट ने फैसला सुनाया, रमन राघव कानून की नज़रों में लीगली सेन था। उसे पता था कि खून करना जुर्म है और इसलिए वो सज़ा का हकदार था। 1969 में रमन राघव को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। अगले 18 सालों तक वो जेल में रहा। उसकी मेंटल कंडीशन और भी ख़राब होती गई। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता था, बिल्कुल अकेला, दीवारों से बातें करता और उन्हीं आवाज़ों के साथ जीता जो कभी उसे कत्ल के लिए उकसाती थी। वो अब शहर के लिए खौफ नहीं था, बल्कि जेल के दीवारों के पीछे एक लॉस्ट सोल बन चुका था। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, एक इनक्यूरेबली इल आदमी को फांसी देना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। रमन राघव को येरावाड़ा जेल के साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया गया। रमन राघव सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वो सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच बदल गया। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, डेटा शेयरिंग और फोरेंसिक अप्रोच को प्रायोरिटी मिली। रमन के खौफ ने पुलिस को मॉडर्न बनना सिखाया। पहली बार देश में क्रिमिनली इंसेन लोगों पर ध्यान दिया गया। समझ आया कि सिर्फ जेल काफ़ी नहीं है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और सिक्योर इंस्टीट्यूशन भी ज़रूरी है। 1995 में किडनी फेलियर की वजह से ससून हॉस्पिटल में रमन राघव की मौत हो गई। वो मर गया, लेकिन इसका खौफ नहीं मरा। रमन राघव कोई अचानक आया हुआ सीरियल किलर नहीं था। वो मुंबई के उन्हीं शैडो से निकला था जहाँ गरीबी, नेग्लेक्ट और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस एक खतरनाक मिक्स बन जाते हैं। वो शहर की उस कमजोरी का नतीजा था जहाँ लाखों लोग भीड़ में होते हुए भी बिल्कुल अकेले होते हैं। और आज भी जब हम फॉरेंसिक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कोई थ्रिलर मूवी देखते हैं,
रमन राघव का नाम हमें याद दिलाता है ऑर्डर और केओस के बीच की लाइन कितनी ब्लर हो सकती है।